दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस के उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए हैं। दोस्तों मैंने अभी तक 22 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। यदि आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस सेट है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है कि यूरेनियम परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। जो यूरेनियम होता है जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 238 है। तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी, हमें क्या करना है 238 में से हम क्या घटा देंगे, 238 में से हम 92 माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा 146। ठीक है, तो कितने न्यूट्रॉन इसमें 146 है। मैं आपको बता देता हूँ जो यूरेनियम है वो क्या है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, और इसकी खोज की थी मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने। किसने की थी, मार्टिन हेनरिक क्लेप्रोथ ने की थी। और ये किस में आता है, एफ ब्लॉक में आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जो आपको पता होना चाहिए, जो प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। ठीक है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनों की पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड प्रश्न है कि 45 डिग्री क्रांतिक कोण वाले माध्यम का अपवर्त सूचकांक क्या है। फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सी कितना दे रखा है, सी दे रखा है इसमें 45। ठीक है, सी कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। और हमें क्या पता है कि हमें पता है कि अगर हमें मतलब अपवर्त निकालने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है 1/sin सी। ठीक है, क्या होता है 1/sin सी। ये क्या है, एक फॉर्मूला है किसको निकालने का, अपवर्त सूचकांक निकालने का। तो हमें पता है कि म्यू बराबर क्या है, म्यू इक्वल टू है 1/sin सी। ठीक है, हमें पता है कि साइन सी की वैल्यू हम कितनी रख देंगे, सी की वैल्यू रख देंगे हम 45। और आपको पता है कि जो 45 होता है साइन 45 उसका मान कितना होता है 1/1 बाई कितना हो जाएगा √2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा √2। तो यह हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मानव स्त्रियों में गुणसूत्रों की स्थिति होती है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो 22 गुणसूत्र तो कॉमन होते हैं। ठीक है, 22 गुणसूत्र क्या होते हैं, कॉमन होते हैं सब में। लेकिन जो 23वां होता है ना, जो 23वां होता है वो क्या होता है, स्त्रियों में अलग होता है, पुरुष में अलग होता है। ठीक है, यदि हम स्त्री की बात करते हैं तो देखिए इनमें स्त्री में क्या होता है, वो वोमेन की बात करते हैं हम तो महिला में क्या होता है 22 प्लस एक क्या होगा एक्स। ठीक है, और अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में सॉरी अगर यदि हम पुरुष की बात करते हैं मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है 22 प्लस XY। ठीक है, जो दोस्तों ये वाला जो 23वां जो गुणसूत्र होता है यही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अब देखिए यदि क्या होता है, यदि X और Y होते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि XY होंगे तो क्या हो जाएगा आपका लड़का हो जाएगा, यदि X है तो क्या हो जाएगी लड़की हो जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 22XY। क्या सॉरी स्त्रियों के लिए पूछा है तो 22 स्त्रियों के लिए हो जाएगा 22XX। ठीक है, थर्ड इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो पृथ्वी पर इसका वजन कितना होगा। देखिए दोस्तों जो द्रव्यमान अलग चीज़ है, वजन अलग चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना दे रखा है कि m बराबर दे रखा है 10। कितना दे रखा है, m बराबर कितना दे रखा है, m बराबर दे रखा है 10 किलो। और हमें पता है कि w बराबर क्या होता है mg होता है। w बराबर क्या होता है, w बराबर होता है mg। हमें पता है कि g की वैल्यू हम क्या रख देंगे, g की वैल्यू रख देंगे हम 9.8। तो m कितना है 10 इंटू जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9.8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 98 न्यूटन। कितना आ जाएगा इसका आंसर 98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो वजन होता है वो एक प्रकार का क्या होता है बल होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको न्यूटन लिखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रेस जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस के सिद्धांत पर कार्य करता है, सॉरी जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हाइड्रोलिक प्रेस होते हैं, जो मतलब हाइड्रोलिक जो प्रेस या प्रेशर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जिसे मतलब कोई हाइड्रोलिक होता है उसे हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, तोड़ वगैरह सकते हैं प्रेशर के द्वारा। तो वो किसके थ्रू कार्य करते हैं, वो करते हैं पास्कल के नियम के अनुसार क्या करते हो कार्य करते हैं। किसके नियम के अनुसार, पास्कल के नियम के अनुसार। एक हुक का नियम है दोस्तों, हुक का नियम क्या होता है, हुक का नियम होता है प्रतिबल होता है। जो हुक का नियम होता है वो क्या होता है प्रतिबल, क्या होता है प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। ठीक है, क्या किसके, विकृति के। किसका नियम है, हुक का नियम है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूटन के मुताबिक गति के किस सिद्धांत से तैरना संभव है। जो न्यूटन का जो थर्ड नियम है ना, उसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, मतलब उनकी जो डायरेक्शन होती है क्या होती है, चेंज होती है। जैसे आपने देखा कोई तैरता है तो क्या करता हो, तो अपनी बाजुओं से टांगों से क्या करता है, पानी को पीछे करता है और पानी भी उसी बल से उसको आगे की ओर खींचते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, तीसरे सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, पहला आपको पता है कि क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न देखिए कि फोटोफोबिया किसकी कमी से होता है। फोटोफोबिया किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन B12। किसकी कमी से होता है, विटामिन B12। और जो फोटोफोबिया होता है इसमें क्या होता है, खराब जीवन शैली से संबंधित होता है। ठीक है, किससे ज़्यादातर ये किसके कारण होता है, खराब जीवन शैली। ज़्यादा इसका जो मेन कारण है वो यही है, खराब जीवन शैली। चलिए इसमें देखिए दोस्तों, जो विटामिन B1 है इसका जो रासायनिक नाम है थाइमिन है। विटामिन 2 का है राइबोफ्लोविन है। और विटामिन 12 क्या है, साइनोकोबालेमिन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो विटामिन B12 इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि यदि कोई लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की जाने वाली ऊर्जा निकालनी हमने इसमें। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, एफ कितना दे रखा है, 600 न्यूटन। ध्यान से देखना, इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का लेवल इतना ही रहने वाला ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है, और डी कितना दे रखा है, यानी कि जो दूरी कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर क्या है, दूरी दे रखी है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 4 मिनट। इसको सेकंड में बदलेगा तो 240 सेकंड। ठीक है, 240 सेकंड। और हमें पता है क्या है कि डब्ल्यू बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है जो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन या दूरी। ठीक है, जो भी है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा 600, बल कितना है 600 गुणा डी कितना है 20। ठीक है, कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, 12,000 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, 12,000 न्यूटन मीटर। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी ऊर्जा, यानी खपत ऊर्जा, यानी कि हमें निकालना है क्या, पावर। P बराबर क्या होता है, W/T। ठीक है, P बराबर क्या होता है, W/T। तो W कितना है 12,000। ठीक है, W कितना 12,000, T कितना है 240। ठीक है, तो इसको जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 वाट। कितना आ जाएगा, 50 वाट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, 50 वाट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब जो वाहनों में लगा, जो गाड़ी में होता है, जो क्या करता है, उनको जो गाड़ी कितनी चलती है उसको नापता है, तो उसको कहते हैं हम ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। और जो स्पीडोमीटर होता है क्या करता है, स्पीड मेजर करता है। ठीक है, क्या करता है, स्पीड नापता है। ठीक है, किसकी, गाड़ी की स्पीड। ठीक है, गाड़ी की स्पीड नापता है स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर नापता है गाड़ी की दूरी। बैरोमीटर आपको पता है क्या नापता है, प्रेशर किसका, एटीएम का, एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेत्र के किस भाग को बाहरी सफ़ेद परत के रूप में जाना जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो नेत्र होती है, जो आंख होती है, उसका जो किस भाग को बाहरी सफ़ेद परत के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर है श्वेत पटल। किसके रूप में, बाहरी सफ़ेद परत किसके रूप में जाना जाता है, जो किसको कहा जाता है, श्वेत पटल। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्लेर। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों ये जो श्वेत पटल होता है, ये क्या होता है, कार्निया को ढकता है। क्या करता है, श्वेत पटल क्या करता है, इसको क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इसके कार्निया के चारों ओर ये होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और आपको बता देता हूँ, जो नेत्र में कौन सा लेंस होता है, मतलब नेचुरल रूप से उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है, दर्पण नहीं, उत्तल लेंस होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से शेविंग ग्लास के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपयुक्त है। मानी जो शेविंग दर्पण, मतलब जो शेविंग वगैरह करते हैं, तो कौन सा दर्पण हम यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं अवतल दर्पण। कौन सा करते हैं, अवतल दर्पण हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ट्ज है, तो इसकी समय अवधि क्या होगी। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 100 हर्ट्ज। ठीक है, HZ। और हमें क्या निकालना है, टी हमें निकालना है। हमें क्या पता है कि हमें पता है कि जो F बराबर क्या होता है, 1/T होता है। ठीक है, और T बराबर क्या हो जाएगा फिर
टी बराबर हो जाएगा 1/f हो जाएगा। अब देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f की वैल्यू हमें पता है 100 है, तो कितना आ जाएगा 0.01 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.01 सेकेंड। फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जितने भी प्रश्न हैं मैक्सिमम इसमें से ग्रुप डी एग्जाम में ही पूछे गए, और ग्रुप डी एग्जाम में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बहुत सारे प्रश्न क्या रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, किसको कहा जाता है वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक कहा जाता है, किसको, O3 को, यानी ओजोन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और प्राथमिक किसको कहा जाता है, जो प्राथमिक ये तो द्वितीयक है यानी कि सेकेंडरी है, तो प्राथमिक किसको कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्या किसको कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। तो इसका आंसर बताइए, जो इन्फ्लुएंजा होता है किसकी कमी के कारण होता है, वो होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है। और जो प्रोटोजोआ है इसके कारण कौन सा होता है, मलेरिया होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मलेरिया होता है, ठीक है। और जो टीबी होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु, ठीक है। जो आपकी जो टीबी होती है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस रोग, ये भी किस कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि यदि एक तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन करती है तो इसकी आवृत्ति। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, अच्छा प्रश्न है ये भी। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि 2.5 सेकंड में कितनी करती है, 20 बार कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है 20 बार। तो हमें पता करना है कि जो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा ये, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा, 1 सेकंड में करेगा ये 20 अपॉन क्या कर देंगे हम, 2.5 कर देंगे, ठीक है। तो 25 8 200 यानी कि 8 बार कर देगी, ठीक है, 8 हर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 8 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कि केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान डैश में होगा। यानी जो 100 डिग्री जो सेल्सियस है, जो 100 डिग्री सेल्सियस है, यदि हम इसको केल्विन में बदलेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे प्लस 273 इसमें जोड़ देंगे। तो अब आप खुद ही अनुमान लगाइए, जब आप 273 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 373 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और यदि आपको क्या करना है, मतलब केल्विन टू सेल्सियस करना है, केल्विन से सेल्सियस में बदलना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -273 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -273 करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा डैश में बदल जाती है। जब किसी तीर को हम क्या करते हैं, धनुष से छोड़ते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है। तो इसके पहले क्या है, तीर स्थिर है, स्थिर है तो मतलब स्थितिज ऊर्जा है। अब जैसे तीर छोड़ा तो गति में आ गया ना, मतलब क्या हो जाएगी, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन 3 इसका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसमें कि यदि कोई बल्ब 10 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड तक चालू रहता है तो बल्ब द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति कितनी, शक्ति मतलब पी पूछा इसमें। देखिए इसमें क्या बोला है, ऊर्जा कितनी दे रखी है, ऊर्जा दे रखी है इसमें 100 जूल ऊर्जा दे रखी है, ठीक है, 100 जूल। अब देखिए और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड। क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 20 सेकंड टाइम दे रखा है। तो हमें पता है क्या है कि P बराबर क्या होता है, W/T, P बराबर यही होता है। और हमें पता है कि जो कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के, तो यानी कि क्या हो जाएगा, E/T हो जाएगा, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखिए E की वैल्यू रख दीजिए, कितनी रखेंगे, E की वैल्यू 100/20, तो कितना आ जाएगा 20×100, कितना आ जाएगा 20×100 यानी कि 5 वाट। कितना आ जाएगा आंसर, 5 वाट इसका क्या है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ये फॉर्मूला है P बराबर W/T, एक क्वेश्चन जरूर इस फॉर्मूले से आ सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, जो शुद्ध जल में सांद्रता होती है, जो शुद्ध जल होता है प्योर वाटर, यानी कि pH वैल्यू कितना 7, ठीक है। शुद्ध जल में जो सांद्रता होती है क्या होती है, शुद्ध जल में क्या होता है, जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन H+ आयन किसके बराबर होते हैं, OH- आयन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसमें क्या होता है, जो H+ आयन होते हैं किसके बराबर होते हैं, OH- आयन के बराबर होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो वाटर हो क्या एक पोलर है, पोलर मतलब एक में प्लस आयन है एक में माइनस आयन है, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ जो लार होता है, जो लार उसका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 6.2 से कितना होता है
7.6 के बीच में होता है, ठीक है, लार का। और आपको बता देता हूँ जो दूध होता है, दूध का कितना होता है, दूध का भी लिख लीजिए, ये होता है 6.5 से 6.7 तक, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि वैज्ञानिक नामकरण या नामावली डैश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। वैज्ञानिक नामकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, कैरोलस लीनियस के द्वारा। क्या इनका पूरा नाम? इनका पूरा नाम है कैरोलस, ठीक है, कैरोलस लीनियस, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल ऐड कर रखे ताकि आपकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो 21 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, तो चौथाई सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी। दोस्तों इस वीडियो का सबसे बेस्ट क्वेश्चन यही है, थोड़ा इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है, बाकी सारा का सारा आसान है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, एक गेंद को मतलब 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। मान लीजिए कि कोई गेंद यहाँ पे, ठीक है, इस ऊंचाई पे। अब इसका जो प्रारंभिक वेग तो क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि गति में नहीं है, मतलब ये क्या है, विराम थी। इसका मतलब इसका जो प्रारंभिक वेग वो कितना है? शून्य है, ठीक है। और हमें पता है कि जो क्या होगा, जो गेंद का जो त्वरण होगा वो क्या होगा? गेंद का त्वरण होगा जी के बराबर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमें पता है, ठीक है। अब देखिए जब क्या होता है चौथाई, मतलब एन की बात, एन कितना दे रखा है इसमें? एन दे रखा है, इसमें कितना? 4 दे रखा है, ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, एस एन। ये फॉर्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है, यू टी प्लस ए अपॉन 2n - 1। दोस्तों ये फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको ध्यान से रखना, इसको याद रखना, इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अब u का वैल्यू तो हमें पता है 0 है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? 10/2 5। n की वैल्यू कितनी है? 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, कितना हो गया ये? 7, सॉरी कितना है? 4 दूनी 2n - ये ना, तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 7। तो कितना आ जाएगा? 35। कितना आ जाएगा? 35। इसका क्या हो जाएगा? 35 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4, ठीक है। कितनी दूरी तय की उसने? 35 मीटर, ठीक है। दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, डैश आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु है। दोस्तों देखिए क्या होता है कि जो कोई भी क्वेश्चन होता है उसका लेवल आप इस तरह से मत आंकिए कि क्वेश्चन बड़ा होगा तो हार्ड होगा, जरूरी नहीं है। इजी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन भी हार्ड हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, लग रहा है छोटा लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट है। कि आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बोरोन। बोरोन क्या है? आवर्त सारणी का पहला उपधातु है, ठीक है। उपधातु मतलब जिनकी जो चालकता होती है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो उपधातु वो कौन? पहले नंबर में बोरोन है, ठीक है, उपधातु की बात हो रही है। फिर है दूसरे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एस्टाटीन, ये सब क्या है? उपधातु है, ठीक है। और ये कहाँ आते हैं? ये आते हैं पी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? पी ब्लॉक में इनको रखा गया है, ठीक है, पी ब्लॉक में ही इनको रखा गया है। जिग जैग लाइन है इस प्रकार की, वहाँ मिलेगी आपको पीरियोडिक टेबल, उनके द्वारा इनको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए धातु और अधातुओं से, ठीक है, आप देख लेना पीरियोडिक टेबल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय पृथ्वी धातु का एक उदाहरण है? क्षारीय मृदा धातु, जिसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्षारीय मृदा धातु कौन सा इनमें से क्षारीय मृदा धातु है? तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है, पहले वाले को क्या बोलते हैं? पहले वाले को बोलते हैं क्षारीय धातु। जो पहला ग्रुप है ना, ग्रुप 1, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु बोलते हैं। और जो दूसरा वाला इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए इनको याद करने का भी एक तरीका है कि जैसे ग्रुप 1 को याद करना तो हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, ग्रुप 1 को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और जो ग्रुप 2 है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बेटा मांगे कन्या सुंदरी बाप रोए, ठीक है, इस तरीके से आप इनको भी याद कर सकते हैं, ट्रिक होती है इनको याद करने की। तो देखिए जो ग्रुप 2 में जो कौन सा हो जाएगा? क्षारीय मृदा धातु क्या है इसमें? मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है दोस्तों। मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु की बात, यदि इसकी जगह यदि पूछ दे कि क्षारीय धातु यहाँ पे सोडियम होता तो सोडियम हो जाता, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि जब 7 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 3 सेकंड के लिए स्थिर बल कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, तो आरोपित बल का परिमाण क्या होगा। यानी हमें निकालना है क्या, इसमें एफ निकालना है। क्या निकालना हमने इसमें, एफ निकालना है। और एम कितना दे रखा है, एम दे रखा है 7 किलो, ठीक है, एम दे रखा है। और टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है 3 सेकंड, 3 सेकंड टी दे रखा है। यू कितना दे रखा है, यू दे रखा है यहाँ पे आपको 3 मीटर पर सेकंड। और वी कितना दे रखा है, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बल। हमें पता है कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम इंटू ए। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना हमें सबसे पहले, ठीक है। तो ए हम निकालेंगे गति के पहले समीकरण से, ठीक है। तो क्या होता है, वी बराबर होता है यू प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस यू, माने आपको क्या कर देना है, v कितना है, 8 में से 3 गए 5, 5/3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया a। और हमें पता है कि f बराबर एम ए होता है, f बराबर एम ए ये होता है। तो हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी, 7 गुणा कर देना किससे, 1.66 से कर देना है। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा दोस्तों, आपको इसका गुणा कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 1 मिनट में बताता हूँ, 11.66 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 11.66 न्यूटन आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, 11.66 न्यूटन। काफ़ी ईजी, मतलब हार्ड टाइप का क्वेश्चन था, देख लेना। और दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के रूप में किस गैस को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है जेनॉन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स ई से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये है नोबेल गैस। क्या है, नोबेल गैस है, ठीक है। क्या है, ये नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है, ग्रुप 18 में आती है। किस में आती है, इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 54 है। और किस में आती है, ग्रुप 18 में ये गैस आती है। टोटल ग्रुप 18 में कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के काफ़ी महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।